नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों का हल या हम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी का पुनर्गठन चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन विघटन डिसोल्यूशन। तो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, जनरल एंट्रीज बताया था। उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि जनरल एंट्रीज में क्या पास करेंगे और किस तरह से पास होगी। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्रियात्मक प्रश्न में जनरल एंट्री बनाने बोला है। तो क्या क्या एंट्रीज बोला है और वो एंट्री किस प्रकार से पास की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे फर्स्ट ए, जिसमें हमको जनरल एंट्री बनाना है। एक फर्म जिसके अ और ब साझेदार हैं के विघटन पर निम्नलिखित व्यवहारों के लिए आप क्या प्रविष्टियां करेंगे। आइटम नंबर 1 है विघटन व्यय की राशि, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक पुस्तक में अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली की राशि, द रियलाइज्ड अमाउंट ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट इन द बुक सो 2500। थर्ड नंबर कहता है 3000 रुपये लेनदारों को भुगतान किए गए। फोर्थ आइटम था, तो 3000 इज पेड क्रेडिटर्स। थर्ड आइटम हमारा है थर्ड आइटम है 2000 रुपये का स्टॉक जिसे वसूली खाते में अंतरिम कर दिया गया था, आ द्वारा ले लिया गया। अर्थात हमारा है द स्टॉक ऑफ 2000 इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट विच वाज टेकन बाय ए। तो चलिए देखते हैं कि आपका इसमें जनरल एंट्रीज क्या बन रही है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री का कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट साइड। आपको पहला आइटम बोला हुआ था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है क्योंकि इसका इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ता है। तो एक्सपेंसेस अब जब भी हम पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश होता है। तो जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक या टू कैश, और नरेशन लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। सेकंड कहता है एक पुस्तक में अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली राशि 2500 रुपये है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जितनी भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में संपत्तियां दी होती है उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी संपत्तियां भी होती है जो बैलेंस शीट में नहीं दर्शाई गई है, अर्थात वो अनरिकॉर्डेड है, अप्रविष्टि है। तो अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स होती है जब डिसोल्यूशन होता है, समापन होता है, तो उनको भी बेचा जाता है या किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर किया जाता है। जब हम उसको बेचेंगे तो डायरेक्ट हमको पैसा मिलेगा और उसको डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में लिया जाता है। इसलिए जब उसकी एंट्री होती है तो उसकी एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी, जो बैलेंस शीट में नहीं दर्शाई गई थी, जो एडजस्टमेंट में दी हुई थी, उसको हम क्या कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है 2000 रुपये का स्टॉक जिसे वसूली खाते में अंतरिम कर दिया गया था, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे, उस एसेट्स को ए द्वारा रख लिया गया है, तो ए द्वारा टेक ओवर किया गया है। तो इसकी एंट्री होगी जो भी पार्टनर एसेट्स को रखता है तो पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। तो इसकी एंट्री पास होगी एज कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक टेकन बाई ए। स्टॉक को ए द्वारा रखा गया है 2000 रुपीज़। उसके पश्चात होता है हमारा चौथा ट्रांजेक्शन बोला है 3000 रुपये नगद लेनदारों को भुगतान किए गए। तो ऑलरेडी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होते हैं, बाह्य दायित्व होते हैं, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्रेडिट साइड में, और जब पेमेंट फर्म के द्वारा किया जाता है तो उस समय हम
क्रेडिटर्स अकाउंट डी आर टू बैंक नहीं कहेंगे। वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए जब पेड करते समय रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट किया जाता है। तो फोर्थ एंट्री जो होगी लेनदारों के भुगतान की, वो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक और पेड टू क्रेडिटर्स। हमने किसको पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। लास्ट आइटम बोला हुआ है वसूली खाते का लाभ 4,000 रुपये है, जिसे अ और ब द्वारा 3:1 में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। लाभ है आपका 4,000 रुपये, जिसको हम 4:1 का रेशियो है अर्थात 3:1 का रेशियो अर्थात 3/4 1/4 निकाल लेंगे। तो आप 4,000 का निकालोगे तो 3,000 और 1,000 आएगा। उसको रियलाइजेशन अकाउंट में इसको पार्टनर आपस में बांट लेंगे। प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस होता है तो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। यहाँ प्रॉफिट बोला है इसलिए एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ दो पार्टनर हैं ए और बी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल, और 4,000 को आप बांट दीजिए 3/4 1/4 में। तो एक को मिलेगा आपको 3,000 रुपये, दूसरे को कितना मिलेगा आपको 1,000 रुपये। तो इस तरह से 4,000 को दोनों पार्टनर 3,000 1,000 बांट लेंगे। तो इस तरह से बच्चों जनरल एंट्रीज पास की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हम ए का बी भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का बी, जिसमें भी हमको यहाँ पे कुछ आइटम दिए हैं, जैसे आपको बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार है, फर्म के विघटन पर निम्नलिखित व्यवहारों के लिए पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए बोलता है। एक अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली राशि, अनरिकॉर्डेड एसेट का हमको क्या मिल रहा है, अमाउंट। तो इसका आपको इसके पूर्व क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं। जब कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट से राशि मिलती है तो डायरेक्ट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन करते हैं। तो इसकी एंट्री भी आपकी क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है 8,000 रुपीज़ है। दूसरा हमको ट्रांजेक्शन्स बोला हुआ है, लेनदारों को 3,000 रुपये चुका है। तो यहाँ भी ऑलरेडी लेनदार को पहले ही उसने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका है, इसलिए वो डायरेक्ट पे कर रहा है। तो जब डायरेक्ट पे करता है क्रेडिटर्स को एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को, तो उस समय क्या एंट्री बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक। तो यहाँ भी हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक पेड टू क्रेडिटर्स। तीसरा बोल रहा है हमको स्टॉक जिसे वसूली खाते में ट्रांसफ़र किया जा चुका था, जिसे 2,000 में बेचा है। तो ऑलरेडी इस एसेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और जब इसको हम सेल करते हैं बेचते हैं तो इससे हमको डायरेक्ट पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट दिया टू एसेट्स नहीं लिखेंगे, उसके बदले में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी इसको रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 2,000 रुपये का था तो स्टॉक सोल्ड फॉर कैश 2,000 रुपीज़। उसके बाद चौथा ट्रांजेक्शन से विनियोग से 10,000 रुपये वसूल हुआ। ठीक इसी प्रकार है एसेट्स के रूप में, जैसे तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट को भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जब उसको बेचेंगे तो डायरेक्ट हमको अमाउंट्स मिलेगी। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन, और नरेशन में लिखेंगे रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या सेल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से हमको 2,000 रुपये वसूली हुई, 10,000 रुपये है। विनियोग से हमको कितना मिला है, 10,000 रुपीज़ मिला है। अगला पांचवा बोलता है हमको विघटन व्यय के 800 रुपये चुकाए हैं। तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, इसलिए इसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक, और नरेशन में लिख देंगे पेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेड 800 रुपीज़। यहाँ भी 6 आइटम में हमको दिया हुआ है वसूली खाते के लाभ दिया हुआ है 6,000 रुपये। तो यहाँ भी आपको उसी प्रकार 3:1 में बांटना है। तो 3/4 और 1/4 में बांट दीजिए 6,000 रुपये को। तो एक्स के हिस्से में जा रहा है 4,500 रुपये और वाई के हिस्से में जा रहा है 1,500 रुपये। तो रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ए और क्वेश्चन नंबर 1 का बी
इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी राय दीजिए। और नमस्कार, जय हिंद।